हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑर्बिट ए टू जेड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का एक अगला टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेकर के आया हूं। और आशा करता हूं कि बहुत अच्छा वीडियो बने, मतलब आपको समझ में आए और सारी चीज़ें कैसे क्लियर करनी है मेरे साथ देखिएगा और पूरी वीडियो आप लोग वॉच करिएगा लास्ट तक। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ज़रूर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि समीकरण को संतुलित करना। बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलन में करना समीकरण को। तो इसका मतलब ज़रूर है कि जो समीकरण होता है वो असंतुलन में रहता होगा और तब तो उसे संतुलित करना पड़ेगा। और फिर इसमें संतुलन का मतलब क्या है, क्योंकि संतुलन का मतलब कई परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। तो समीकरण में संतुलन का मतलब क्या है? तो मैं पहले आप लोगों को स्टूडेंट ये बता दूं कि जैसे जब आपने समीकरण पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा कि यक्स प्लस वाई कुछ दो रिएक्टेंट होते हैं और वो दोनों रिएक्टेंट जब आपस में मिल के रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के फलस्वरूप कोई प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा LHS है, LHS की तरफ रिएक्टेंट है और इधर ये हमारा RHS है, RHS की तरफ हमारा जो है प्रोडक्ट है। तो बस हमको कुछ नहीं करना होता है, प्रोडक्ट और जो आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं उन एलिमेंट्स के नंबर्स को हमको एकदम बराबर करना होता है। बस यही कहलाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर हमने इतना कर दिया तो हमारा समीकरण संतुलित माना जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इक्वेशन बैलेंसिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? साइंस की भाषा में हर वो सारी चीज़ें जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसके पीछे एक सिद्धांत होता है, एक सिद्धांत दिया जाता है जिस बात पर आधारित होकर के पूरे टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। तो ऐसा भी ज़रूरी हमको लग रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर भी कोई एक ऐसा सिद्धांत दिया गया होगा जो फाइनली ये क्लियर करेगा कि हमको किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने की क्या आवश्यकता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंसिंग किस सिद्धांत पर आधारित है। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग क्लास 9th में थे तो क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आप लोगों ने पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ मास। डियर, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 9 में ये आपका तीसरे टॉपिक में, केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में ये एकदम क्लियर किया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जो ले सतह लिए हैं, आई होप, तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम में उन्होंने ये कहा था कि अगर हम कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हुए देखें या करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो LHS का मास होगा वह प्रोडक्ट बनने के बाद RHS में जो भी बनेगा इसका मास इसके मास के इक्वल होगा। ये मेन इस टॉपिक का फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो यही तैयार हो जाता है कि दोनों साइड का जो मास है वो मास एकदम बराबर होना चाहिए। उन्होंने यही बताया, उन्होंने बस इतना ही बताया कि अभिक्रिया के दौरान जो आपका अभिकारक होता है वह अभिकारक जब आपस में मिल के क्रिया करते हैं उत्पाद बनता है, तो अभिकारक का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही द्रव्यमान का उत्पाद तैयार होता है। मतलब द्रव्यमान की थोड़ा भी क्षति नहीं होती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग ½ kg शुगर ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, आप लोग क्या करिए, ½ kg चीनी ले लीजिए प्लस ½ kg वाटर ले लीजिए।
यहाँ पे जब आपने हाफ के जी चीनी लिया और हाफ के जी वाटर लिया तो दोनों हाफ हाफ मिल करके 1 kg होना चाहिए। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के फलस्वरूप जब हम लोग देखेंगे जो उससे सिरप बन के तैयार होगा, मीन्स जो शरबत बन के उसका तैयार होगा, जो इसका मिश्रण बन के तैयार होगा वह 1 kg होगा। इस बात से यह क्लियर हो जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको ये बताता है कि 1/2 kg एंड 1/2 kg वाटर लेने के बाद 1 kg शरबत बना, मीन्स प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट का मास जो निकल के आया वह जस्ट मास रिएक्टेंट का था, अभिकारक का था, मीन्स अभिक्रिया के पहले जितना मास होगा वह बराबर होगा अभिक्रिया के बाद। ये आपका हो गया MB कर दूं तो मास बिफोर एंड ये हो गया आपका मास आफ्टर, मीन्स आपका जो पहले जितना मास होगा अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान का उत्पाद बन के तैयार होता है। यही बात आपका है इक्वेशन बैलेंसिंग का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पे ये आधारित होता है। तो इसका मतलब बैलेंस करना द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अगला एक क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। मैंने अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है कि अच्छा किसी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें, कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरा जो पीछे की आपने भी बात सुना, इसमें मैंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, अभिकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, आप उनका नंबर ध्यान दीजिए और बस उन्हीं नंबर को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमको बराबर करना पड़ता है। इसके लिए हमको कुछ मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं और इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप दूंगा। उस 5 स्टेप में मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर उस 5 स्टेप को आपने अच्छे से समझ लिया तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने लगेंगे। लेकिन ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना ही होगा कि हम लोग बैलेंस जब हम आपको सिखा देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप में सबसे ज़्यादा फ्लोइंग आ जाए और आप बड़ी जल्दी से बड़ी शीघ्रता के साथ किसी भी इक्वेशन को देख करके और मेरे स्टेप को फॉलो करके बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकें। तो बिना देर किए आइए फटाक से देखते हैं उन 5 स्टेप्स को कैसे करते हैं। पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूँ और उसको मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा एक इक्वेशन कि Fe plus H2O एंड आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट हमारा बना Fe3O4 प्लस H2 गैस जो कि बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को देखा। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे याद है वो सारे 5 स्टेप्स कि कैसे इनको करना है, तो मैं तो बड़ा जल्दी से इसको करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरे उन 5 स्टेप को फॉलो करके आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको फॉलो करें। देखिए मैं इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट स्टेप में ये करता हूँ कि जितने भी एलिमेंट यूज किए गए हैं उन सारे एलिमेंट्स को मैं सबसे पहले एक टैब में बंद कर लेता हूँ। ये आपको शुरू में 2, 3, 4, 6 इक्वेशन के साथ करना होगा। फिर जब आप एकदम स्टेप सीख जाएंगे तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप्स को भी फॉलो करने की ज़रूरत है, लिख करके नहीं, अपने दिमाग में सोचिए और फटाक से कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी एक टैब में बंद किया, इसको भी एक टैब में बंद किया। सेकेंड स्टेप में डियर मैं क्या करता हूँ, मैं सेकेंड स्टेप में इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ और ये जस्ट आपके बुक में भी लिखा है और वहीं से ही मैं पढ़ करके ये सारी चीज़ें सीखा हूँ। मैं इस सारी चीज़ों को सीख करके पैदा थोड़ी नहीं हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी यूजेस एलिमेंट हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले ध्यान से देखता हूँ कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका यफी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका यफी मीन्स फेरम
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी Fe ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही 3 एलिमेंट्स केवल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यही 3 एलिमेंट्स यूज किए गए हैं इस इक्वेशन में। मैं तीनों एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ, तीनों एलिमेंट्स को मैं लिख लेता हूँ। Fe यूज किया गया एंड हाइड्रोजन यूज किया गया एंड ऑक्सीजन यूज किया गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट, या आप इसे लिख सकते हो LHS। इधर आपका हो गया प्रोडक्ट मीन्स RHS। रिएक्टेंट में हम लोगों को अब लिखना है नंबर, फेरम के कितने हैं, और प्रोडक्ट की तरफ फेरम के नंबर कितने हैं और कौन कौन से तत्व के कितने कितने नंबर हैं, हमको इसी चीज़ को लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो फेरम जो है आपका LHS में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, जबकि आपका इधर फेरम 3 है, आयरन और ऑक्सीजन 4 है, और आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है। अब हम कुछ इसमें ऐसा कर दें कि फेरम भी यहाँ 3 हो जाए, हाइड्रोजन 4 हो जाए और ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो ये सारी चीज़ें एकदम बैलेंस्ड हो जाएगी। ये बैलेंस्ड करने के लिए हम या तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करें या तो डिवाइडेशन का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। हम डिवाइडेशन करके भी इस समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, इसी समीकरण को नहीं किसी को भी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करके इसको यूज करते हैं। थर्ड स्टेप पे देखिए आपको क्या करना है। थर्ड, ये सेकेंड स्टेप आपका हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि आप पहचान करें कि कौन सा तत्व की संख्या या तो रिएक्टेंट की तरफ या तो प्रोडक्ट की तरफ सबसे ज़्यादा है। चाहे रिएक्टेंट की तरफ देख लो, चाहे प्रोडक्ट की तरफ देख लो, जिधर भी सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया, ऑक्सीजन का आया। तो इसका मतलब हमको रिएक्टेंट LHS की तरफ भी कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 4 का गुणा कर देते हैं, 4 का 4, 4 4 तो हो गया। अच्छा, अगर रिएक्टेंट में हमने गुणा किया है तो उस चीज़ को यहाँ दिखा भी देते हैं कि हाँ हमने जो है रिएक्टेंट की तरफ मल्टीप्लिकेशन किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ये हमने बैलेंस कर दिया। ये आपका हो गया 4, ठीक है। लेकिन ये तो आपका 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका हो गया 4 दूनी 8। रिएक्टेंट में कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब यही चीज़ हमको प्रोडक्ट की तरफ भी करना चाहिए, तो प्रोडक्ट की तरफ भी हमने गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। इस तरह से हमारा ये हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। फोर्थ स्टेप में अब हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा और कौन सा एलिमेंट है अब जो कि बैलेंस्ड नहीं है, और जिनको हमने बैलेंस्ड किया वह उनके ज्वाइनिंग कंपाउंड से अलग है। तो यहाँ पर हम लोग अगर फेरम को देखें तो फेरम इधर एक इकलौता एलिमेंट्स है जो ऑक्सीजन के साथ जाके मिलके आपका फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वहाँ पे आपका जो Fe है उसका नंबर 3 है, लेकिन इधर आपके Fe का नंबर कितना है, 1 है। तो किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 जा 3, ये आपका हो गया 3 1 जा 3। आपके ये 4 स्टेप में इतने काम कंप्लीट। 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, 5वें स्टेप में इस इक्वेशन को लिख देना है उसी तरह कि 3Fe प्लस 4H2O एंड आपका एरो लगाएंगे, अब प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार है। तो Fe3O4 और प्लस आपका H2। अब इधर हम लोग अगर 4 का प्रोडक्ट में वो करवाए थे, मल्टीप्लाई करवाए थे हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ भी हमको 4 दिखाना होगा, तो उसी 4 को हम यहाँ दिखा देते हैं। 4H2 ये जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। 5th स्टेप में आपको ये कर देना है। कुल मिला के फंडामेंटल बात क्या रही कि हमको रिएक्टेंट की तरफ अच्छे से देखना है, एलिमेंट्स की संख्या को, और प्रोडक्ट की तरफ अच्छे से देखना है, एलिमेंट्स की संख्या को, कौन कौन से एलिमेंट यूज किए गए हैं उनको देखना है। एक हम लोगों को टेबल बनाना है, उस टेबल में हमको यूजेस एलिमेंट के नाम लिखना है, और जो है आपके रिएक्टेंट की तरफ कौन कौन से कितने नंबर्स हैं उनको लिखना है, और प्रोडक्ट की तरफ किस किस एलिमेंट के कितने नंबर है उसको लिखना है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर करके जिसमें जितना बढ़ेगा घटेगा उसको हमको ठीक से बैलेंस्ड करना है। ज़रूरत इस बात की थी
ध्यान देने की बात ये थी कि सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर जिस भी एलिमेंट का हो उस एलिमेंट को आप पहले बैलेंस करिए, और अगर आपसे हो सके तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने की सोचा करिए। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था उसको आप लोग समझिएगा, पीछे पुश करके देख लीजिएगा, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। और आगे अभी मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता। देखिए मैं अब एक इक्वेशन आपको और देता हूँ और उसको फिर से हम लोग बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को भी एक इक्वेशन दूँ, ये कि मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि कॉपर का रिएक्शन कराया आपने HCl से, आपका जो प्रोडक्ट बना वो आपका बना CuCl2 प्लस H2 आपका जो है गैस बन करके उड़ गया। बस हमको इसको बैलेंस करना है। हमको इधर देखना है भैया यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, क्लोरीन के हैं। क्लोरीन का ठो है, 2 ठो है, हाइड्रोजन भी 2 ठो है, दोनों है। तो पहले हम हाइड्रोजन को कर लें, बाद में क्लोरीन करते हैं। क्लोरीन यहाँ का ठो है, 2 ठो यहाँ का ठो है, 2 ठो यहाँ का ठो, 1 ठो किससे मल्टीप्लाई करा दे, 2 से मल्टीप्लाई करा। हाइड्रोजन कितना हुआ 2, क्लोरीन कितना हो गया 2 करना 2, सारी चीज़ें बैलेंस्ड। कॉपर एक ही है, कॉपर एक ही है, बस कुछ नहीं। इस तरह से कुछ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग H2 प्लस O2 लेंगे, क्या बनेगा H2O। हमको इसे बैलेंस करना है। इधर भैया ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, चलो वो तो 2 हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो अब 2 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को इधर 4 करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 4 ये 2, यहाँ पर ये 2 और ये 4, 4 2 6, 4 2 6, सारी चीज़ें एकदम कम्प्लीट। तो इस तरह से जो है आप अनुमान विधि का प्रयोग करके इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड कर सकते हैं। बस बैलेंस की प्रक्रिया में इतना ही। थोड़ा बहुत मैं और आपको कुछ सिखा देता हूँ कि एक आप अच्छा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं जिससे किसी भी परीक्षा में आप लोग बैठेंगे, अगर उस तरह से आप इक्वेशन को लिख देंगे तो आपका पूरा पूरा कंप्लीट नंबर मिलने वाला है। तो आइए उस चीज़ को भी मैं आज ही सिखा देता हूँ फटाक से। देखिए आपको क्या इसमें सीखना है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ सिम्बल्स के विषय में बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन में इस चीज़ को यूज होते हुए देखा होगा, इस चीज़ को यूज होते हुए देखा होगा। आपने केमिकल रिएक्शन में इसको देखा होगा यूज होते हुए। केमिकल रिएक्शन में आपने इस एरो को भी देखा होगा यूज होते हुए। केमिकल रिएक्शन में आपने इससे भी देखा होगा यूज होते हुए। केमिकल रिएक्शन में आपने इससे भी देखा होगा यूज होते हुए। ठीक है, ये इतनी चीज़ें 1 2 3 4 5। और फिर एक चीज़ आप लोग केमिकल रिएक्शन में और चीज़ देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये लिखा है H2 और यहाँ पे ये G जैसे लिखा होता है, तो आप लोग सोचते हैं कि यार ये G या फिर कोष्टक में L या फिर कोष्टक में S क्यों लिखा होता है। इसकी भी मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि एक पूर्ण कंप्लीट सुव्यवस्थित सुसंगठित इक्वेशन हम लोग कैसे लिखें, तो इन सारी चीज़ों का यूज क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये डेल्टा का निशान है। किसका है, डेल्टा का निशान। और ये निशान ये बताता है कि उस इक्वेशन को हम लोगों ने टेम्परेचर दिया है। क्या दिया, टेम्परेचर दिया है। बस ये टेम्परेचर को बताता है, हीट को बताता है। ठीक है, ये आपका जो एरो है, ये एरो ये बताता है कि आपका LHS की तरफ जितने रिएक्टेंट थे वो रिएक्टेंट अब आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इस चीज़ को ये बताता है। ठीक है, ये आपका उदासीन अपक्रिया को बताता है। मीन्स कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जो रिएक्टेंट से तुरंत प्रोडक्ट बनती है। अभी कारक से तुरंत उत्पाद बनती है, लेकिन उत्पाद से फिर जो है कारक बन जाती हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ये N प्लस H2 N2 प्लस H2 ये आपका मिलकर बनता है NH3। क्या बनता है, NH3। लेकिन NH3 से फिर से ये जो है क्या बन सकता है, आपका N2H2 में फिर अलग हो सकता है। तो यह एक प्रकार की जो है आपकी कैसी अपक्रिया है, जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया। कैसी अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ये उत्क्रमणीय अपक्रियाओं के लिए यूज किया जाता है ना। उत्क्रमणीय अपक्रिया, अभी मैंने यहाँ पे उदासीन यूज कर दिया था, उदासीन नहीं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या होना चाहिए, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उदासीन अपक्रिया क्या, वो भी मैं आपको जब अपक्रिया प्रकार पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, है ना। ये आपका हो गया उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए यूज। ये इस एरो का यूज हम क्यों करते हैं, कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे H2 लिखा और H2 लिख के मैंने ऐसा एरो बना दिया, तो इस एरो का ये मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन रहा है वह प्रोडक्ट गैस के रूप में बन रहा है। और देखिए आप लोग ही जानते हैं कि गैस हमेशा ऊपर की ओर जाती है। कहाँ जाती है, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो हम ऐसा तीर लगा के इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक ये बताया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसमें आपने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं और वो एलिमेंट क्या हुआ, उस लिक्विड में नीचे यहाँ बैठ गया तली पे, यहाँ पे तली पे बैठ गया। तो भैया वो नीचे बैठ गया, तो जब वो नीचे बैठ गया तो उसके लिए हम एक नीचे का एरो दिखा दें।
ऐसा एरो दिखा दें, ठीक है, ये इस तरह में यूज हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये कहा जैसे G या फिर L या फिर S, ये क्या है, तो किसी भी इक्वेशन को आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2 + O2 और आपका एरो लगाया कि मतलब प्रोडक्ट में आपका क्या बना, तो यहाँ पे आपका बन गया H2O। अब यहाँ पे जो आपका H है वो किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में थी, गैस फॉर्म में थी, आपका H2 किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बना। तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। टेर के ऊपर आप लोग जो टेम्परेचर दिए उसको दर्शा सकते हैं, या कुछ कैटलिस्ट आप यूज करें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज करें जो इन अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा दे, जिसे आप लोग कैटलिस्ट कहते हैं। अगर आप लोग उन कैटलिस्ट का यूज करें तो उन कैटलिस्ट को भी आप लोग लिख के दिखा सकते हैं। जैसे कि कई बार कैटलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं, जैसे आपका मान लीजिए फेरम यूज हो गया, Mg यूज हो गया, मैग्नीशियम यूज हो गया। अगर ये सारी चीज़ें आपका कैटलिस्ट की तरह यूज हो जाती हैं तो कैटलिस्ट की तरह यूज होने पे आप इनको भी इस एरो के नीचे या फिर ऊपर दिखा सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर पता हो जाए रिएक्शन के दरमियान कितना टेम्परेचर है, तो उस चीज़ को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस समथिंग कुछ ऐसा। मान लीजिए आपका ऊर्जा निकल रहा है, तो अगर आपका ऊर्जा निकल रहा है तो इधर करके प्लस ऊर्जा आप लोग दिखा दीजिए। कौन सा ऊर्जा निकलेगा, ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा, तो प्लस ऊर्जा इधर दिखा दीजिए। मान लीजिए अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो जो भी रिएक्शन ऑब्जर्व करे उधर प्लस ऊष्मा करके इधर दिखा दीजिए, इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बस यही है बैलेंस करना इक्वेशन। मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूँ, उन इक्वेशंस को आप लोग बैलेंस करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूँ, उन इक्वेशंस को आप बैलेंस करने का प्रयास करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जैसे दे दिया यहाँ पे S8 + O2 एंड ये आपका बन गया SO2। अगर इसको कोई बैलेंस कर लेगा तो बैलेंस करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मैंने बैलेंस कर लिया है। और अगर आपको मान लीजिए भेजना ही है मेरे पास, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सअप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लेंगे। आपका बैलेंस करना क्या है, कैसे होता है, किस सिद्धांत पर आधारित है, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है। ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, अच्छे से पढ़िएगा। और उसके बाद ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग जाने, अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो उसमें मैं आपको 5 मुख्य प्रकार बताऊंगा और कुछ 3-4 उप प्रकार बताऊंगा, उससे आपका ये भी